हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और लेक्चर में फार्मा डेली डोज के। आज हम दोबारा से कुछ PYQ करेंगे जो फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, क्लोफिब्रेट ड्रग है वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, बताइए। क्लोफिब्रेट इज़ यूज्ड एज ए लिपिड lowering एजेंट, एंटी arrhythmic ड्रग, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एंटी एंजाइना ड्रग। तो क्लोफिब्रेट लिपिड लोअरिंग एजेंट में आती है, यानी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है हमारी बॉडी में उसको कम करती है। सेकंड क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स, जो VD है वो किससे रिलेटेड है, बताइए। सिंगल टू ए डेली डोज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग, एन एडमिनिस्ट्रेटेड डोज टू ए बॉडी वेट, an uncharged drug reaching the systemic circulation, the amount of a drug in the body to the concentration of a drug in plasma। बताइए, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या समझते हैं। तो इसका राइट आंसर है D, द अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन द प्लाज्मा। कि प्लाज्मा और जो हमारी बॉडी के अंदर ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कि कितनी ड्रग बाइंडेड फॉर्म में है, कितनी ड्रग फ्री फॉर्म में है, वो कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजेस ऑफ एस इनहिबिटर आर ऑल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा कार्य एस इनहिबिटर नहीं करते। हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वेरिएंट एंजाइना, बताइए। तो एस इनहिबिटर का हम यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन में, कार्डियक फेलियर में, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। पर वेरिएंट एंजाइना केस में हम इसका यूज़ नहीं करते। कमेंट में बताइए कि वाई वी डोंट नॉट यूज़ दिस इन वेरिएंट एंजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, term used to describe partial or complete separation of top and bottom of the tablet। यानी कि जो पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन टॉप एंड बॉटम ऑफ द टेबलेट, यानी टेबलेट की अपर कैपिंग और लोअर कैपिंग हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं।
वो होती है कैपिंग, यानी ये कोई टैबलेट है। जब कोई भी फिजिकल चेंजेस की वजह से जब ये टैबलेट 3 हिस्सों में हमें देखने को मिलती है, यानी या तो उसका जो अपर सरफेस पर एक लेयर हमें देखने को मिलेगी या लोअर सरफेस पर एक लेयर देखने को मिलेगी, उसको कैपिंग कहते हैं। नेक्स्ट, 0.1 ग्राम कंटेन्स, 0.1 ग्राम में कितने mg होते हैं बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। कैसे कि 1 ग्राम में 1000 mg होते हैं, तो 0.1 का मतलब है 1/10। तो 1/10 इंटू अगर हम 1000 करेंगे तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी और 100 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन क्लिनिकल एरिया वेस्ट मैनेजमेंट इज स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, आइसोलेशन, सेग्रीगेशन। बताइए। जो क्लिनिकल एरिया होता है उसके अगर हम वेस्ट को मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा? स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, आइसोलेशन, सेग्रीगेशन। तो इसका राइट आंसर होगा सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन कहते हैं हम जब भी हम क्लिनिकल एरिया के जो वेस्ट को मैनेज करते हैं उसको हम अगर ठीक करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग इज टाइम, टाइप ऑफ सोप, सरफेस टेंशन, फ्रिक्शन। बताइए। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर सरफेस टेंशन होगा। क्वेश्चन 8, इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन शुड बी इंक्लूडेड इन द लेवल ऑफ। यानी ऐसी ड्रग्स जो हम सिर्फ मेडिकल सुपरविजन से ले सकते हैं उसको क्या कहते हैं, कौन से शेड्यूल में आती है वो? तो इसका आंसर हो जाएगा शेड्यूल जी। अगर हमें कोई गाइड करने वाला है, मैंने तो इसी ट्रिक से याद किया था कि जी फॉर गाइडेंस, यानी अगर हमें कोई गाइड करता है तो हम जो ड्रग ले सकते हैं वो शेड्यूल जी में आती है, यानी कि मेडिकल सुपरविज़न की ज़रूरत होती है शेड्यूल जी में। एक्स नारकोटिक ड्रग शेड्यूल जो सीरम आती है सारी इंसुलिन और वो आ जाती है। हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी? बताइए। एडमिनिस्ट्रेटर, फार्मासिस्ट, मेडिकल डायरेक्टर, चीफ फिजिशियन। इसका आंसर हो जाएगा फार्मासिस्ट। कैलेमाइन किससे बना होता है? बताइए। कैल्शियम सिलिकेट और फेरिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम सिलिकेट, फेरिक ऑक्साइड।
कैल्शियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। बताइए। कैलामाइन बना होता है जिंक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से। बताइए। अंडर द MNTP यानी मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी ड्यूटेबल गुड विदाउट ए वैलिड लाइसेंस। अगर हम टॉयलेट प्रिपरेशन बनाते हैं तो अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो उसमें जो पनिशमेंट मिलती है वो कितनी होगी, बताइए। 6 साल की सज़ा, 20,000 रुपये फ़ाइन या दोनों। 6 महीने की सज़ा, 2,000 रुपये फ़ाइन या दोनों। 6 महीने की सज़ा, 20,000 रुपये फ़ाइन या दोनों। 6 साल की सज़ा, 2,000 रुपये फ़ाइन या दोनों। ये अगर आप इस क्वेश्चन में लॉजिक लगाते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी, 6 महीने की सज़ा, 2,000 रुपये फ़ाइन या दोनों। जितने भी एक्ट हैं अगर आपने ध्यान से पढ़ाए तो उनमें जो फ़ाइन है वो बहुत कम है। किसी में 500, किसी में 2,000। फ़ाइन ज़्यादा सिर्फ नारकोटिक ड्रग्स है उन्हीं के केस में है जिसमें 5 लाख 10 लाख तक चला जाता है। और जो नॉर्मल हमारी प्रिपरेशन हम करते हैं तो उसमें फ़ाइन बहुत कम है। तो ये आप बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोटॉक्सिक एंड एक्सपायर्ड ड्रग आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय। ये एक्सपायरी हो जाती है जिन ड्रगों की, जो ड्रग एक्सपायर हो जाते हैं या जो साइटोटॉक्सिक है उनको हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो उस मेथड को क्या कहते हैं। डंपिंग, ऑटोक्लेव, केमिकल डिसइंफेक्शन, इंसिनरेशन। बोलिए, बताइए वे क्या कहते हैं उसको। डंपिंग दबाना हो गया, ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन के करते हैं, केमिकल डिसइंफेक्शन तो अगर डिस्पोज ही करना है, एक्सपायरी हो गई है तो उसको हम सिर्फ इंसिरेशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंसिरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोट्रिमोक्साजोल टैबलेट होती है, उसमें 2 चीज़ होती हैं। वो 2 चीज़ 5:1 की फॉर्म में होती है, यानी 5 पार्ट ए कंपाउंड का होगा, 1 पार्ट ए कंपाउंड का होगा। तो जो भी आपको ठीक लगता है कि वो कॉम्बिनेशन किस किस चीज़ का होता है वो बताइए। कोर्टिसोन एसीटेट या ट्राइमेथोप्रिम का होता है, सल्फामिथोक्साजोल ट्राइमिथोप्रिम का होता है, सल्फासेलाजिन ट्राइमिथोप्रिन या क्लोक्सासिलिन ट्राइमिथोप्रिम। बताइए इसका कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं हम कोट्रिमोक्साजोल टैबलेट के लिए। कोट्रिमोक्साजोल सभी को पता होगा एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। बताइए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही है कि या तो आएंगे या नहीं आएंगे। अगर कोट्रिमोक्साजोल आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि किसका कॉम्बिनेशन होता है। तो सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिन होता है ना, उसका कॉम्बिनेशन होता है कोट्रिमोक्साजोल, जिसमें 5 पार्ट सल्फामिथोक्साजोल, 1 पार्ट ट्राइमेथोप्रिन की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए पैरासीटामोल किसका डेरिवेटिव है।
अमाइनोफिनॉल, पैरामाइनोफिनॉल, एराइल एसिटिक एसिड, एराइल प्रोपेनोइक एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड। बताइए। तो इसका आंसर होगा पैरामाइनोफिनॉल। पैरासीटामोल पैरामाइनोफिनॉल डेरिवेटिव है। जैसे एस्प्रिन सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होती है, वैसे ही पैरासीटामोल पैरामाइनोफिनॉल डेरिवेटिव है। ऐसे बेंजीन, यहाँ NH2, यहाँ पर OH, तो ये फिनॉल हो गया। यहाँ पर अमाइन पैरा पोजीशन पर है, ऑर्थो मेटा ये पैरा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन इज गिवन इन दिस शेड्यूल। जो पेटेंट हम करवाते हैं कोई भी मेडिसिन का, तो वो कौन से शेड्यूल में आती है बताइए। VUYS कौन से शेड्यूल में आती है? जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कौन सी में आती है। तो ये आती है वी में, वी शेड्यूल में आती है। जितनी भी पेटेंट जो ड्रग्स होती है ना, वो सारी की सारी। यू में तो क्लिनिकल ट्रायल आती है शायद, और आप दोबारा चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर शेड्यूल वी ही होगा। PCI इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, यानी PCI में जब एक बार मेंबर चुने जाते हैं तो कितने साल तक रहते हैं। जैसे कि हमारी सरकार चुनी जाती है तो उसका कार्यकाल 5 साल तक का होता है। वैसे PCI का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है? 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल। बताइए। तो जिसने कम पढ़ा है वो तो 5 साल करके ही आएगा। वैसे इसका आंसर भी 5 ईयर से ही है। 5 साल के लिए PCI कॉन्स्टिट्यूटेड होती है। पर एक है जो 3 साल के लिए भी बनाई जाती है, यानी उसके मेंबर हर 3 साल में बदलते हैं। तो वो कौन सी है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि 3 साल तक कार्यकाल किसका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी और उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। वो कौन से साल में मिला था बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1945 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज़ मिला था पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए। पर पेनिसिलिन की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बहुत पहले की थी, नोबेल प्राइज़ उनको बाद में मिला। बताइए भाई, सेल के अंदर सुसाइड वे किसको कहते हैं? 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सुसाइड वे बताइए किसको कहते हैं सुसाइड वे? तो सुसाइड वे कहते हैं लाइसोसोम को, क्योंकि इनमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं
किसी भी अनवांटेड मटेरियल को, अनवांटेड सेल को। गोल्जी बॉडीज में तो पैकेजिंग होती है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस में होता है जो डीएनए मटेरियल में काम आता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, ये बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन इज। जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। आपको बताना कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन इनमें से कौन सी है। IgA, IgG, IgM, IgD। बताइए सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी पाई जाती है। जब भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपने नोटबुक में क्वेश्चन लिखिए और ट्राई कीजिए कि जो भी ऑप्शंस है उनको आप खुद डिस्क्राइब करें इनके सामने। जैसे IgA किसके लिए है, IgG किसके लिए है, IgM क्या काम आती है, IgD क्या काम आती है। वैसे इसका आंसर होगा IgM जो लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV डिस्ट्रॉय करता है सबसे पहले कौन सी सेल को। T सेल, हेल्पर T सेल, B सेल, प्लाज्मा सेल। तो इसका आंसर होगा साइटोटॉक्सिक T सेल। इनको डिस्ट्रॉय करती है HIV वायरस सबसे पहले। गोट होता है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो वो किसकी वजह से होता है, किसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता जिसकी वजह से वो हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें डिपोजिशन हो जाती है। उसके बाद इन्फ्लामेशन, पेन हमारे बॉडी में रहता है। बताइए। GOUT, गोट। पिरुइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नीडेड टू मेक 30 ml ऑफ 2% आइसोटोनिक ड्रग सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट 0.20 सॉल्यूशन। बताइए। ये एक आधे क्वेश्चन होते हैं जो कि एक आ जाते हैं हमारे पेपर्स में, तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, बारबिचरेट और डैश ड्रग। बारबिचरेट को हम कौन सी शेड्यूल में इंक्लूड करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा शेड्यूल H। शेड्यूल H में बारबिचरेट आते हैं। जो फिनोबार्बिटोन और जो वो है वो शेड्यूल X में आते हैं जो नारकोटिक एक्शन उनका होता है। अब बताइए एगोनिस्ट क्या होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एगोनिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ जाकर अटैच होते हैं और जो सेल के अंदर चेंजेस है वो करते हैं, जैसे कि फंक्शन अल्टर कर देना, बहुत सारे इफेक्ट प्रोड्यूस करना, जैसे कि डोपामिन रिसेप्टर पर जब ब्रोमोक्रिप्टन अटैच होता है तो अपना परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करता है। गाबा रिसेप्टर जो फंक्शन है उसको डिक्रीज कर देते हैं। पीडीई जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उनके एगोनिस्ट देते हैं, तब काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब भी हम टैबलेट बनाते हैं तो उसके ऊपर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर यानी कलर एक समान नहीं आता है तो उसको क्या कहते हैं? पिकिंग, मोटलिंग, स्टिकिंग, लेमिनेशन। Unequal distribution of color is known as mottling. पिकिंग जब होती है जब भी कोई टैबलेट के ऊपर पंच लगता है और जब हम उसे उठाते हैं तो उसके ऊपर वो लगा रह जाता है ड्यू टू एक्सेस मॉइस्चर। स्टिकिंग जो खांचा होता है टैबलेट के लिए, जब पंचिंग मशीन प्रेस करती है और जब उठाती है तो जो भी हमारा मटेरियल है वो उस के अंदर लगा रह जाता है, उसको हम स्टिकिंग कहते हैं। लेमिनेशन यानी कि कोई भी टैबलेट है वो 3 हिस्सों में देखने को मिलती है हमें, ड्यू टू यानी कि उसकी 3 लेयर बन जाती है, उसको हम लेमिनेशन कहते हैं। NLEM की फुल फॉर्म बताइए भाई क्या होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। वो होती है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, यानी कि ये वो मेडिसिन होती है जो जनरल होती है, यानी इनका जो प्राइस है वो गवर्नमेंट ही फिक्स करती है। कोई भी कंपनी अपने हिसाब से उनका प्राइस ज़्यादा नहीं कर सकती और ये मेडिसिन हर ड्रग स्टोर में आपको मिल जाएंगी और हर बार जो नई मेडिसिन है वो इनमें ऐड होती है, कुछ हटती भी है इनसे, जिनके कुछ ड्रग रिएक्शन देखने को मिलते हैं पॉपुलेशन में। Which of the following group of drug can incorporated into the bone and teeth of fetus? एक ट्रेजेडी हुई थी पहले जिनमें कि बच्चों के लिम्ब ईयर्स जो बच्चे थे वो ठीक से नहीं हुए थे। तो वही बात यहाँ पर है कि ऐसे कौन सी ड्रग है जो फिटस यानी जो माँ के गर्भ में जो बच्चा है उसके दांतों और हड्डियों में जाकर अटैक करती है, बताइए। आइसोनियाज़िड, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड, ट्राइमिथोप्रिम। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 ट्राइमेथाइलजेंथिन इज ए केमिकल नेम ऑफ 137 ट्राइमेथाइलजेंथिन किसका केमिकल नेम है, बताइए।
कैफीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, डैश इज ए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विथ 3 मेंबर रिंग। इनमें से कौन से कंपाउंड में 3 मेंबर रिंग 3 मेंबर रिंग होती है, यानी कि 3 कार्बन होते हैं उसमें? फ्यूरान, पायरोल, इथाइलिन ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन। इसका आंसर हो जाएगा इथाइलिन ऑक्साइड, क्योंकि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पूछा है हमसे। साइक्लोप्रोपेन क्या होगा? 3 सीधे कार्बन हो गए, साइक्लोप्रोपेन हो गया। फ्यूरान और पायरल में 4 कार्बन होते हैं, एक में N होता है, एक में S होता है। MEDLARS की फुल फॉर्म बताइए, इनमें से कौन सी है? वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने 2 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम, MEDLARS की फुल फॉर्म होगी। बताइए भाई, इनमें से कौन सी ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो रिड्यूस होता है मिल्क से? जो मिल्क है वो टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है। फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया कब स्टार्ट किया गया था? फार्माकोविजिलेंस क्या होता है? पोस्ट मार्केटेड स्टडी, जब क्लिनिकल ट्रायल के बाद जो ड्रग है वो मार्केट में आ जाती है और तब भी उसकी स्टडी की जाती है, उसको फार्माकोविजिलेंस स्टडी कहते हैं। तो जो ये फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम इंडिया में कब स्टार्ट किया गया बताइए? 22 नवंबर 2004, 22 नवंबर 2004, 23 नवंबर 2005, 23 नवंबर 2003। ट्वेंटी थर्ड नवंबर 2004 को ये स्टार्ट किया गया था फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम। थेराप्यूटिक इक्विवेलेंसी ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म इज इवेल्युएटेड। बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बायो फार्मास्यूटिक्स। PVPI, the Pharmacovigilance Program of India, coordinated by Indian Pharmacopoeia Commission (IPC), is situated as, वो कहाँ पर है? कैलकाटा, मुंबई, गाजियाबाद, जयपुर। बताइए। PVPI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
तो गाजियाबाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओरल रूट? जब हम ओरल रूट से कोई भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसकी क्या खासियत है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसकी? क्या वो फास्ट ऑनसेट ऑफ इफेक्ट देती है, सिंपल कन्वीनियंट इकोनॉमिकल है, क्या ड्रग रीचेज द ब्लड पासिंग द लिवर, स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल फॉर्म इज ऑब्लिगेटरी? बताइए। तो जो ओरल डोसेज फॉर्म होती है वो सिंपल कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल होती है। द टर्म बायोट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। बायोट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कि जब भी कोई ड्रग की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है हमारे शरीर में, ताकि उस जो केमिकल कंपाउंड है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। जैसे कि अनआयोनाइज ड्रग आयोनाइज होता है, आयोनाइज ड्रग में जो टाइप 1 टाइप 2 रिएक्शन होती है हमारे लीवर के अंदर, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस होती है, वो सारी चीज़ें बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, हाफ लाइफ जिसको टी हाफ कहते हैं, मीन्स द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू, वो क्या होता है? हाफ लाइफ कोई भी ड्रग की होती है, उससे आप क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कि कितने समय में कोई ड्रग वो अपनी कंसंट्रेशन का आधा हमारी बॉडी में रहेगी, उसको टी हाफ कहते हैं। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट सब्सटेंस क्या होते हैं बताइए। कॉम्पिटिटिव कहा है यहाँ पर, एंटागोनिस्ट। इसका आंसर हो जाएगा बी। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी बाइंडिंग साइट जो हमारी नॉर्मल लाइगेंड्स की बाइंडिंग साइट होती है वो ही होती है, पर ये उसके साथ कंपटीशन करते हैं और खुद जाकर पहले उसकी जगह जुड़ जाते हैं और अपना एंटागोनिस्ट यानी कि वहाँ पर वो कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करने देते। उसी तरीके से एंटागोनिस्ट अपना काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग टेकिंग डेज और वीक टू डेवलप?
तो वो होती है टॉलरेंस। टॉलरेंस जब हम किसी भी ड्रग को लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है कि उसको टॉलरेट कर लेती है, यानी कि जो भी इफ़ेक्ट शुरू में जिस डोज पर जो इफ़ेक्ट आते थे वो अब उस डोज पर नहीं आएंगे। इसलिए हमें उस ड्रग की डोज को बढ़ाना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन, इफ़ टू ड्रग विद द सेम इफेक्ट taken together produce an effect that is equal in magnitude to the sum of the effect of the drug given individually, what is called as? बताइए। अगर किन्हीं दो ड्रग का इफेक्ट सेम है, अगर वो हम दोनों साथ में ले लें और जब उसका इफेक्ट आएगा तो वो बढ़कर आएगा, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? जो इफेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम? बताइए। तो उसको कहते हैं हम एडिटिव इफेक्ट। जब दो ड्रग मिलकर किसी भी जो फंक्शन है, यानी जो भी उनका कोई रिस्पॉन्स है वो बढ़ जाता है, एक ड्रग की वजह से दूसरी ड्रग का रिस्पॉन्स अगर बढ़ जाए तो उसको हम एडिटिव इफेक्ट कहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आपको नई नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट में ज़रूर बताना कि हमें क्या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है हमारी वीडियोस में। इस इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारी बायो में है, हमारे चैनल के बायो में है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।